आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी चल रही है। क्यों ईरान के एक बहुत बड़े जनरल ने कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। क्यों ईरान अपनी मिलिट्री पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है। क्या ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकता है। क्या ईरान अमेरिका को हेड ऑन लेने की तैयारी कर रहा है। यह वो सवाल है जो इस वक्त सबके सामने है, क्योंकि एक खबर आई और यह खबर तास की तरफ से रिपोर्ट की गई, बल्कि तास ने भी किसी को कोट किया, और यह खबर आई थी ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नकदी, जो कि एडवाइजर है, कमांडर इन चीफ ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के, IRGC के जो कमांडर इन चीफ है, उनके एडवाइजर हैं। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, ध्यान से देखिएगा, यह मैं तास की रिपोर्ट यहां पर आपको पढ़ के बता रहा हूं। उन्होंने कहा, द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन कैन एंड अप बीइंग अ मिस्टेक फॉर देम। अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। आगे लिखा, द मॉर्निंग आफ्टर दे यूज अ बॉम्ब ऑल ऑफ अमेरिका मिलिट्री बेसेस अराउंड द वर्ल्ड विल बी ऑक्यूपाइड। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर हमला किया तो अगली सुबह अमेरिका के जितने भी दुनिया में बेसेस हैं सब पर कब्जा हो जाएगा। आगे वो कहते हैं कि आज की तारीख में वर्ल्ड वॉर 2 वाले हालात नहीं है, दुनिया बदल चुकी है, पूरी दुनिया जाग चुकी है। वो भी ये कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, नो वन इन द वर्ल्ड विल अलाउ सच अ क्राइम टू बी कमिटेड बिकॉज द नेक्स्ट टाइम इट कुड बी देमसेल्व्स। पूरी दुनिया में अब ऐसे अपराध को अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने अलाउ कर दिया तो हो सकता है कि दुनिया में अगला नंबर किसी और मुल्क का हो। अब सवाल खड़ा यह होता है कि ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नकदी ने यह क्यों कहा। सबसे पहले देखते हैं, हमने जो एक्सपर्ट से बातचीत की उनका क्या कहना है इस पर। जनरल शंकर प्रसाद से मेरा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है या कर सकता है। नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर अटैक इज अ ruination of the entire world. I don't think the American president, howsoever rash he may be, will ever resort to a nuclear strike. So please be very clear. The terrorist organizations are building this कि जो हमारे पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। अब तो उन्होंने न्यूक्लियर को एक तरह से पीछे कर दिया है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ इज बिकम स्ट्रॉन्गर देन अ न्यूक्लियर डिवाइस विद देम। तो अब हर एक के मन में एक डाउट आ रहा है। डाउट यह आ रहा है कि क्या ईरान के पास कोई इंटेल है कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात से खौफजदा है, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका के मिलिट्री ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। उनके सामने जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं वो समझिए। उनका यह कहना है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो क्यों करेगा। पहले यह समझते हैं, अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस कम हो रहे हैं। खबर यह आ रही है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स की कमी है, यानी जो ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमला करेगा उसको रोकने की क्षमता में कमी है। खबर यह भी आ रही है, और जो बहुत बड़ी खबर है, खबर यह भी आ रही है आज की तारीख में कि अमेरिका सऊदी या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को पूरी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है। खबर यह भी आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की अगर बात करें तो होर्मुज़ में अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कितना भी क्लेम करें, ऐसी खबरें हैं, वहां पर ईरान डोमिनेट कर रहा है। खबर यह भी आ रही है कि ट्रंप अगर इस युद्ध से अकेले हट गए तो उनकी बहुत किरकिरी होगी। खबर यह भी आ रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में फिर से मिलिट्री ऑप्शन करते हैं तो फिर हो सकता है कि ईरान ओवर पावर करे, या जो अरब कंट्रीज हैं वो उनका साथ पूरी तरीके से ना दें, क्योंकि धीरे धीरे अरब कंट्रीज की उनके साथ, ईरान के साथ एक अलग तारतम्य, एक अलग अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है, चाहे वो कतर हो, UAE हो, इराक हो। तो फिर ऐसे हालात में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, अमेरिका के पास एकमात्र विकल्प न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर अटैक का ऑप्शन है। अब इस सब के बीच में जिन ब्रिगेडियर साहब का मैंने जिक्र किया, उनकी 2 बड़ी खबरें आई। पहली खबर जो उनकी आई मोहम्मद रेजा नकदी की,
उनकी खबर यह थी कि आज के हालात में अभी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो अमेरिका के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस की भी तैयारी कर रहे हैं। खबर यह भी आई, और यह बहुत बड़ी खबर है, कि वो अपनी मिलिट्री पोजीशंस को कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान क्या अमेरिका के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकता है? क्या ईरान अमेरिका में अगर उसके पास कोई स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकता है? क्या ईरान अकेले अमेरिका के बेसिस पर हमले की तैयारी कर रहा है? हालांकि ये जो आर्टिकल मैंने आपको ताज से पढ़ के बताया, इसमें यह कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि ईरान अकेले अमेरिका के बेसिस पर हमला करेगा या उसके साथ कोई अलायंस भी होगा। इस बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैटिज का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हम लेबनान और सीरिया और गाजा से विड्रॉ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी जोन्स में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इजराइल की पोजीशन है वो स्ट्रांग है, वो ट्रंप को मानने को तैयार नहीं है, जो ट्रंप कह रहे हैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ईरान वर्सेस इजराइल किसी भी वक्त हो सकता है। सवाल खड़ा यह होता है, आज की तारीख में अगर न्यूक्लियर वेपन के बारे में कोई सोच रहा है तो क्या वो फीजिबल है? ईरान के पास ये इंटेल कहां से आई है कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का अगर इस्तेमाल करेगा तो हम ये करेंगे? क्या ऐसे कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं? और अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, पूरी दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, वो क्या सिर्फ देखते रहेंगे? क्योंकि ईरान में सोचिए जरा, अगर ईरान में न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे? कल को यूक्रेन पर भी ऐसा हो सकता है। ईरान पर अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसके रैमिफिकेशन ये होंगे कि जो उसकी रेडिएशन वेव्स हैं वो मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज को अफेक्ट कर सकती हैं। ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अगर हुआ तो वहां पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। ईरान पर अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो ईरान की जनता का अमेरिका का साथ देना तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शंस हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है और सोच रही है कि आखिर ईरान के इतने बड़े जनरल ने क्यों कहा कि अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम ये करेंगे। आपकी क्या राय है? क्या ईरान पर न्यूक्लियर अटैक संभव है? क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है? तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर अप्रत्याशित हमले करने जा रहा है? क्या अमेरिका नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर का सहारा लेने जा रहा है ईरान पर हमले के लिए? क्या वजह है कि यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन यूएस जॉर्ज वॉशिंगटन को वियतनाम से रवाना कर दिया गया है? क्यों ऐसा लग रहा है कि पेंटागन की तरफ से इंडिकेशन आ रहे हैं कि अमेरिका नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर का सहारा ले सकता है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है, जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्ट्रैटेजी है उसको फिर से रिव्यू की जरूरत है? पश्चिम एशिया या पश्चिमी देश परेशान हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अगला कदम क्या लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेसिडेंटेडली क्वाइट है, अप्रत्याशित तौर पर इतना वो शांति कभी नहीं दिखाते हैं। इस बीच ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो होमुज में हो, इरबिल में हो या फिर कहीं और पे हो। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरी कहानी समझने के लिए सबसे जरूरी है समझना वो पहली रिपोर्ट जो कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेपन जैसा कोई ऐसी चीज के इस्तेमाल का इंडिकेशन कर रहा है जिससे लग रहा है कि एक धमाका या दो धमाका और फिर सब कुछ खत्म या सारा युद्ध वहीं पे स्टॉल हो जाएगा। क्या हम एक और हिरोशिमा नागासाकी देख सकते हैं? यह सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि सीनियर पेंटागन ऑफिशियल एल्ब्रिच कॉल्बी ने कहा है यूएस जो है, अमेरिका जो है, करंटली रिव्यू कर रहा है रणनीति, currently reviewing the strategy for the specific and potential use of nuclear weapons as part of nuclear strategy review। यानी अमेरिका अपनी न्यूक्लियर रणनीति को रिव्यू कर रहा है, यह सीनियर पेंटागन ऑफिशियल एल्ब्रिच कॉल्बी ने कहा है। और ये द होमुज लेटर से के हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं, एक वेरीफाइड एक्स का हैंडल है। इसके आगे यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड हेड जो है रिचर्ड कॉरेल, उन्होंने कहा है
कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है वो देख रहा है ऑप्शंस को एक्सपैंड करने के लिए। एंड आई कोट, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इज लुकिंग एट ways of expanding options available to Trump and providing the decision space for conceivable escalation scenario। यानी वो ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कुछ और भी एल्बो रूम आ जाए, कुछ और भी चीज आ जाए। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड हेड रिचर्ड कॉरेल का कहना है। कॉरेल ने कहा है नॉन काइनेटिक कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज जो हैं उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि क्या अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है? जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि हो सकता है अमेरिका कुछ ऐसा सोच रहा हो कि वो न्यूक्लियर उसको नाम ना दे और वो बड़ा अटैक करे। यह दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? क्या अमेरिका ईरान में कोई शॉक देने वाला है? आइए देखते हैं। जल के सेनासर से मेरा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान को कोई शॉक ट्रीटमेंट देने जा रहा है? क्या अमेरिका कोई ईरान पर न्यूक्लियर एस्केलेशन या न्यूक्लियर का नाम न देके कोई और उस तरीके का हमला कर सकता है? जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। ये सवाल यदि आप पहले से पूछे होते तो मैं कहता कि शायद ऐसी कोई कोई भी न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा, मगर आज के दिन में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अमेरिका ये चीज़ें स्ट्राइक करता है। और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी युद्ध खत्म हो गई थी, कोई मतलब नहीं रखता था। उसने जो हिरोशिमा नागासाकी में डाला, और यही अमेरिका की एक नीति होती है कि वो नई चीज़ों को करता है। देखिए, अभी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की आपने बात की, हाँ, जो कन्वेंशनल जो बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं उसका तो यूज़ नहीं होगा, मगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज़ दो जगह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बाई रशिया इसको कर सकता है, दूसरा अमेरिका कर सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। इसको आप नकार नहीं सकते क्योंकि जिस तरह से उनके पास ऑप्शंस की कमी हो गई है। नोटेड सर। देयर द कंप्लीट स्ट्रैटेजी इज फेलिंग मिलिटरली, पॉलिटिकली। लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि इतनी खामोशी क्यों है? प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका इतने खामोश तो कभी नहीं दिखाई दिए। ईरान लगातार हमले कर रहा है। आज रिपोर्ट आती है कि ईरान ने इरबिल में ऐसे होटल में हमला किया जहां पर शायद अमेरिकन थे या अमेरिकन रुके हुए थे। कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन वो हमले के शॉट जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? इसका मतलब यह है कि ईरान का एक धड़ा लगातार पुश कर रहा है। वो ये देख रहा है कि अमेरिका कहां तक स्ट्रेच हो सकता है। इस बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर जो खबरें आई उसको अमेरिका ने डिनाई कर दिया, लेकिन एक और बड़ी खबर आई। यह भी वॉर से ताल्लुक रखती हुई खबर है। वो खबर यह है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को रवाना कर दिया गया है। यह खबर आई कि उसको वियतनाम से डिपार्ट कर दिया गया 12 अगस्त को, और वो जगह ले सकता है यूएसएस अब्राहम लिंकन की। यह खबर आ रही है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि इस युद्ध का दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। क्या यह समझा जाए? और अगर युद्ध का दायरा बढ़ाया जाएगा तो अमेरिका की टेबल पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसने लगभग सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए। अपने बड़े बड़े बॉम्बर्स का सहारा ले लिया है, मैसिव अटैक किया है, होर्मुज को एक तरफ से नेवल ब्लॉकेड कर रखा है। फिर अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? अमेरिका का कितना मिडिल ईस्ट के देश साथ देंगे? क्या इस बार इजराइल पूरी ताकत से आएगा? कौन होगी वो कंट्री, अमेरिका या इजराइल, जो कि न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहा है? ये वो सारी चीजें हैं जो हर कोई समझना चाहता है, क्योंकि इस युद्ध में तैयारी क्या है वो बताने से पहले अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस लूज आउट हो गए वो समझना है। पहला, रिजीम चेंज का ऑप्शन, जो उनका एक शॉक ट्रीटमेंट था, डिसेप्शन जो था, जो खमनेई को मारने के बाद उनको एक एडवांटेज मिल सकता था, वो दे हैव लॉस्ट आउट ऑन। दूसरा, होर्मुज पे जो उनकी पकड़ है उतनी ही मजबूत पकड़ अगर हम माने कि अमेरिका की है, ईरान की भी है। और होर्मुज में कितना ट्रांजिट हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी बोले कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन पूरी दुनिया को सच पता है। फिर बाब अल मंदेब, जहां पर हूती अटैक कर रहा है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा संकट है। यानी दुनिया के दो बड़े ऑयल एंड गैस रूट्स पर तनाव है। अमेरिका ने क्या क्या लूज आउट किया है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, पश्चिम एशिया की जो कंट्रीज हैं, वो अपने तौर पर ईरान से बातचीत कर रही हैं।
लेकिन उसके बाद भी ईरान जो है वो पुश कर रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे। अब आगे क्या हो रहा है ये समझिए। हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है, अल जजीरा से बातचीत करते हुए मुस्तफा कोशेम जो प्रोफेसर हैं, उनका यह कहना है, तेहरान की यूनिवर्सिटी में उनका यह कहना है कि जो होर्मुज़ स्ट्रेट को रीओपन करने का फेलियर है उसके बाद लार्ज स्केल अटैक हो सकता है, क्योंकि जो ट्रंप हैं वो डिफीट तो मानने वाले नहीं हैं, लेकिन ये फेलियर है कि वो होर्मुज़ को नहीं खुलवा पाए, इसलिए अब वो बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि ट्रंप जो है वो इस युद्ध से एग्जिट चाहते हैं। वो एग्जिट कैसे होगी? और जब एग्जिट की बात होती है फिर से हमारे मन में हिरोशिमा नागासाकी वाला खौफ आता है, क्योंकि अगर वो हो गया उसके बाद शायद एग्जिट हो सकती है। सोचिए, वो होना नहीं चाहिए, पूरी दुनिया जानती है। और क्या यही वजह है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ के बताई, सीनियर पेंटागन ऑफिशियल एल्ब्रिच कॉल्बी जो उन्होंने कहा है, क्या वही वजह है कि ईरान के जनरल ने कहा कि अगर हम पर न्यूक्लियर हमला होगा तो हम सारे अमेरिकी बेसिस पे कब्जा कर लेंगे? क्या ऐसी तैयारी चल रही है? अब एक और बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका तैयारी क्या कर रहा है। जो एक जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि स्कॉट बेसेंट जो हैं उनका ये कहना है कि अब वो हम इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं जिसकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इकोनॉमिक मेजर्स लगाएंगे जो ईरान ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने इकोनॉमिक मेजर्स का इस्तेमाल किया, सैंक्शंस लगाए, तो ईरान इस वक्त और कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहा है और कंट्रीज के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच ईरान इंटरनेशनल पे खबर आती है कि यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, इन सब के ऊपर हमले की तैयारी को लेकर। और ये उनका जो रीसेंट विजिट था इजराइल में, उस दौरान ये चर्चा हुई। इजराइल के चैनल 13 ने रिपोर्ट किया, ईरान इंटरनेशनल ने इसको कोट किया। इसको लेकर बाद में यूएस सेंटकॉम का डिनायल भी अल जजीरा पर आ गया। सिचुएशन एक ऐसे दौर पर आ चुकी है, एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर लगता है कि अमेरिका के लिए इस युद्ध से एग्जिट रूट नहीं है। वो इस युद्ध में आ तो चुके हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और यह पहली बार है जब अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अमूमन अमेरिका किसी तीसरे मुल्क पर जाकर अपनी तैयारी करता है या हमले करता है। यहां पर अमेरिका के जो बेसेस हैं वो डेंजर जोन में है और अमेरिका में किसी भी प्रेसिडेंट के लिए बॉडी बैग्स बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। आगे क्या होगा? पूरी दुनिया बस यही प्रे कर रही है कि कोई न्यूक्लियर ऑप्शन या उस तरीके से उसका नाम बदल के कोई भी ऐसा ऑप्शन का इस्तेमाल ना हो। लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत ही डिसाइसिव होने वाले हैं और यह चैनल आपको रिपोर्ट करता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया, ठीक है, तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठ कर गए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो पत्रकार उस एयरक्राफ्ट में थे, क्या उनकी जान को खतरा नहीं? कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नंबर 1 टारगेट है तो क्या अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव होकर काम करेगा या वो अटैक मोड में? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो वो जो मागा सपोर्ट बेस है उसके सामने कैसे बताएंगे कि देखो आई एम द मैन? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे? आज सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को खतरा है? यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का खुद इस पर स्टेटमेंट आ गया है। और यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या वजह है कि लास्ट मोमेंट पे अपना एयरक्राफ्ट स्विच करना पड़ा? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि हां कुछ डाउट था? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ्लाइट में पत्रकारों से बोला कि देखिए कुछ भी हो सकता है, अपनी खिड़की के शीशे बंद करके रखिएगा? ये उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कहा गया था, ऐसा क्यों कहना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना प्लेन चेंज किया तो एयरफोर्स 1 जो है, क्या उसमें पत्रकारों की जान को खतरा नहीं था जो कि फ्लाई कर रहे थे?
पूरी घटना क्या है आपको ज्यादातर पता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मामला यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो की समिट में, उस नेटो की समिट में जिसमें वो बहुत अकेले से दिखाई दिया, क्योंकि सारी नेटो कंट्रीज ऐसा लगता है उनसे बहुत ज्यादा खफा है, बारिंग नेटो चीफ जो कि उनकी बहुत ज्यादा पसंदीदा लोगों की लिस्ट में है। लेकिन जब वो टर्की से वापस फ्लाई बैक कर रहे थे तो खबर यह आई कि उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट स्विच किया। एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं और फिर पीछे के डोर से, जैसे ये एयरक्राफ्ट है तो यहां वाली साइड से वो उतर जाते हैं, केटरिंग ट्रक में जाते हैं, फिर C-32A मिलिट्री एयरक्राफ्ट में वो बैठकर चले जाते हैं और फिर वापस स्विच ओवर करते हैं। कैसे होता है ये? मतलब वो एयरक्राफ्ट में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब वो एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनका इंतजार हो रहा होता है फ्लाइट में कि वो आपके अमूमन फ्लाइट में बातचीत करते हैं, लेकिन वो उस दौरान बातचीत नहीं करते हैं। वो फ्लाइट टर्की से इंग्लैंड जाती है और कहते हैं शायद वहीं पर स्विच ओवर होता है, फिर वो वापस विमान में आते हैं और फिर वॉशिंगटन डीसी में एयरफोर्स 1 में जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है, ये वीडियो आया, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया। वीडियो ये आता है कि वो एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं और पीछे बहुत सारे केटरिंग ट्रक्स जिसमें खाना जाता है, वो वाले ट्रक्स आते हैं, उनको ऊपर तक लिफ्ट किया जाता है। उसमें एक तरीके से क्रेन नुमा चीज होती है, उससे वो नीचे आते हैं। केटरिंग ट्रक में जाकर वो बगल में एक C-32A एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसमें सवार हो जाते हैं और वहां से फ्लाई करके वो निकलते हैं। वो केटरिंग ट्रक में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये बाद में पता लगता है, लेकिन उस C-32 एयरक्राफ्ट में उनके डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ स्टेयर से क्लाइंब करते हुए दिखाए जाते हैं, जैसे कि लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कि डिफेंस सेक्रेटरी उसमें जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि इनको कतर ने एक एयरक्राफ्ट दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जब एयरफोर्स 1 में जब जाते हैं तो ये बड़ी मजेदार बात है, ऑफिशियल्स ने CBS को बताया है कि एक क्रेडिबल थ्रेट ईरान के मिसाइल अटैक का था। एक क्रेडिबल थ्रेट था ईरान के मिसाइल अटैक का, जिसके चलते ये पूरा स्विच ओवर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यूएस इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन थी एक इंसान की नेटो समिट में जो कि शोल्डर फायर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता था। सोचिए, मैं रिपीट कर रहा हूं और ये लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट यूएस इंटेलिजेंस हैड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन नियर द नेटो समिट हु हैड बीन सीन विद अ शोल्डर फायर्ड मिसाइल। बड़े इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है। अब वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने खुद ये कहा था बल्कि समिट में कि वो नंबर 1 टारगेट पर हैं। उन्होंने कहा, मैं फिर से कोट करता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को, आई गेस देयर वाज अ थ्रेट आउट देयर, द प्रेसिडेंट सेड ड्यूरिंग द विजिट अबोर्ड एयरफोर्स 1 टू एन इवेंट इन ओहायो ऑन ट्यूसडे। उनको लगा कि हां थ्रेट था और उनको यह भी लगा कि वो टारगेट नंबर 1 थे। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई? दरअसल ट्रंप जो हैं वो टर्की में आते हैं बोइंग 747-8 जो कि कतर ने डोनेट किया है उसमें। फिर वो बोलते हैं चलिए फॉर ओल्ड टाइम सेक मैं अपना जो एयरफोर्स 1 जो अमेरिका का है वो लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि तभी ये चर्चा हो गई थी कि शायद उनको खतरा है इसीलिए वो लेने, क्योंकि जो उनको कतर ने एयरक्राफ्ट दिया है वो शायद एयर डिफेंस सिस्टम और वो हाईटेक टेक्नोलॉजी से शायद वो तैयार नहीं है जो उनका ओरिजिनल एयरफोर्स 1 है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो वहां से टेक ऑफ करते हैं C-32A एयरक्राफ्ट में तो उनका कॉल साइन जो था वो चेंज हो जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो एक कॉल साइन होता है, यूजुअली एक एयरफोर्स 1 फॉर एनी एयरक्राफ्ट कैरिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका कॉल साइन होता है एयरफोर्स 1। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट था C-32A, इसका कॉल साइन था रीच 18। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया, ठीक है, तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठकर गए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो पत्रकार उस एयरक्राफ्ट में थे, क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? कॉल साइन चेंज नहीं हुआ था, वो एयरफोर्स 1 ही था, क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका जवाब दिया कि नहीं, दरअसल टारगेट पर मैं ही था तो खतरा मुझे ही था। फिर वो डेकॉय प्लेन को टारगेट करते। इससे भी बड़ा सवाल, अगर यह घटना घट चुकी है, यहां तक नौबत आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट किया जा सकता है, यहां तक नौबत आ गई है कि उनको अपना एयरक्राफ्ट चेंज करना पड़ा, यहां तक नौबत आ गई है
कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी है, तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? अमेरिका, इजराइल, ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, बड़े खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या यह तूफान से पहले वाला सन्नाटा? क्या कुछ बड़ा होने वाला? क्या कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम दिए जाने वाला है? क्योंकि यह सारी घटना के बाद नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है, कई इंटेल उनको दी जाती है, और ये इंटेल यूजुअली मोसाद और CIA और FBI के बीच में एक्सचेंज होती रहती है। तो सवाल यह है कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप क्या नंबर 1 टारगेट पर होने के बाद भी खामोश रहेंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि वो नंबर 1 टारगेट है? सवाल यह भी है बहुत बड़ा कि क्या उनको ईरान टारगेट कर रहा है या कोई और? मुझे ऐसा लगता है कि जॉन एफ कैनेडी की घटना के बाद से चीजें बहुत सारी चेंज हुई। अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन अगर लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अभी एक दिन वो न्यू जर्सी में कहीं पर थे, उनके गोल्फ कोर्स के ऊपर F-16 विमान देखा गया, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग अटेम्प्ट किया गया था चुनावों के दौरान, और फिर उनके घर के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी गई फ्लोरिडा में। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नंबर 1 टारगेट है, तो क्या अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव होकर काम करेगा या वो अटैक मोड में आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट कर सकता है? क्या वो ऐसा करने की सोच भी सकता है? दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, उसका सबसे पावरफुल इंसान, उसको टारगेट किया जा सकता है? ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हमने कई एक्सपर्ट से भी इस पर बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा वो भी समझना जरूरी है। सर, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही चल रहा है कि क्या वाकई में ट्रंप की जान को खतरा था? क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी थी? और उससे भी बड़ा सवाल अब, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या ट्रंप ने जो एयरफोर्स 1 में पत्रकार थे उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया? सबसे पहली बात है, जब ट्रंप कुछ बोलते हैं तो मैं इसको बहुत ही, एक कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, बकेट ऑफ सॉल्ट की तरह मानूंगा। बट ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी प्रेसिडेंट ऑफ US ट्रेवल करते हैं, आज नहीं, काफी कई समय से चल रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट चलते हैं, बैकअप होता है, और 2 उसके अंदर लास्ट मिनट में उसने किस जहाज में जाना है, दैट डिसीजन इज टेकन इन द लास्ट मिनट। तो ये ड्रामेटाइज करना कि खतरा था और मुझे इधर से उधर लाया गया, अगर खतरा होता और बचाने की बात होती तो अपने वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी उन्होंने उतारना था, किसी दूसरे जहाज के अंदर ले आना था, या कोई टाइमलाइन चेंज होता है, कोई और चीज चेंज होती। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि कोई खतरा रहा होगा, बट इस इंस्टेंस के अंदर। मगर दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आज कि ट्रंप हमेशा आइंदा खतरे में रहेंगे। आपने ईरान के नंबर 1 सुप्रीम लीडर को मारा है। इट इज नॉट ओनली ईरान, पूरे शिया कम्युनिटी के लीडर को मारा है। और नॉट ओनली शिया कम्युनिटी, जब इस्लाम की बारी आती है तो शिया सुन्नी आपस में लड़ना छोड़ करके एक अलग दुश्मन के पीछे पड़ते हैं। तो अब ट्रंप विल ऑलवेज बी अ मार्क मैन, और ये हमेशा कोशिश रहेगी इनको बचाने की जी, जब भी ये रिटायर हो जाए या प्रेसिडेंसी से निकल जाए। अंडरस्टूड। बट ये जो तरीका है शिफ्टिंग का, ये एक नॉर्म है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी कई बार हुआ है। और पहले प्रेसिडेंट चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। ट्रंप आजकल अपनी वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में हर किसी के मन में यह सवाल है कि अगर अमेरिका ये सारी डिटेलिंग के बाद भी खामोश है, तो कुछ बड़ा तो प्लान हो रहा है। या तो वो आउट इन पब्लिक होगा या वो सीक्रेटिवली होगा, क्योंकि हर एक के मन में एक और चीज आती है कि अमेरिका जो भी करता है वो ग्रैंड्योर के साथ करता है, वो दिखाता है कि देखो मैंने किया है। जैसे हमें पता है किस तरीके से खमेनी के ऊपर अटैक किया गया था, और अमेरिका उसको ओन अप करता है क्योंकि वो पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहता है। और चेस्ट थंपिंग अगर नहीं करेंगे तो फिर रेटिंग कैसे बढ़ेगी? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो वो जो मागा सपोर्ट बेस है उसके सामने कैसे बताएंगे कि देखो आई एम द मैन? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे कि आने वाले समय में मैं ही वो इंसान हूं जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है?
इंटरेस्टिंग है, समझना जरूरी है कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में अमेरिका कैसे जवाब देता है। लेकिन ये खबर लीक हो गई है या लीक की गई है, यह भी समझना जरूरी है।